और जो चेयरमैन है धर्मपाल मलिक, उनकी ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने बाकायदा बड़े कड़े शब्दों में कांग्रेस के नेताओं को यह संदेश देने की कोशिश की कि अब कांग्रेस के नेता सीमा ना लांघे और अगर कोई मर्यादा लांघेगा, सीमा लांघेगा अनुशासनहीनता की, तो फिर उसके खिलाफ ठोस और सख्त कार्रवाई की जाएगी। आखिर जो चेयरमैन है अनुशासन समिति के धर्मपाल मलिक, उन्होंने सबसे पहले कहा क्या है वो आपको सुना देते हैं, फिर डिबेट मोर्चा में आगे बढ़ते हैं। बताऊं, रूल्स ऑलरेडी बने हुए हैं। कांग्रेस पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन है। कांग्रेस पार्टी हरियाणा का अलग से बना हुआ है, काफ़ी लंबे समय से है, और पार्टी के सभी निष्ठावान साथियों के बारे में हमने यही उम्मीद रखी है कि वो लक्ष्मण रेखा ना लांघें और पार्टी लाइन पर चलते हुए पार्टी की मजबूती के लिए काम करें। नए रूल्स हमने नहीं बनाए, हमने जो रूल्स हैं कांग्रेस पार्टी के संविधान में उन्हीं को इम्प्लीमेंट करने के लिए बात की है। जहाँ तक अनुशासन की बात है, अनुशासन सबके लिए बराबर है, ना कोई सीनियर ना कोई जूनियर। जो एक्सेप्शन है वो मेंबर पार्लियामेंट और एआईसीसी मेंबर्स हैं। उनके अलावा जो भी हैं वो इस कमेटी के परव्यू में हैं, और जो शिकायत आई है उस संबंध में हम देखेंगे मेरिट की बात क्या है, लेकिन हम एक्शन वो लेंगे जिससे पार्टी को मजबूती मिले। नहीं, हम एक्शन लेंगे जो हमारे परव्यू में है, और जो हमारे परव्यू से बाहर है वो हाईकमांड को रिकमेंड कर देंगे। देखिए पिछली बार से हम नुकसान उठा चुके हैं। जनता की गलती नहीं है, पिछले 2 चुनाव में विधानसभा और लोकसभा में उसका नुकसान हमने उठाया है। अब पार्टी ने इसका बहुत सीरियसली संज्ञान लिया है और हम सारे मैटर को सीरियसली सुलझाएंगे और डिसीजन वो लेंगे जो पार्टी के अनुशासन में भी हो और पार्टी की मजबूती के लिए भी हो। और मैं आपके माध्यम से ये बताना भी चाहूँगा कि कोई साथी अपनी मर्यादा से बाहर ना जाए। पार्टी का रूल्स रेगुलेशन है, सिद्धांत हैं, और उनको तोड़कर बाहर ना निकले। हम बिल्कुल सख्ती के साथ इन चीज़ों को लागू करेंगे। किसी कीमत पर भी इनडिसिप्लिन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनका साफ तौर से ये कहना है कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी, नेता अपनी मर्यादा ना लांघे, लक्ष्मण रेखा ना लांघे। अब इसी मुद्दे पर बहस होगी, इसी मुद्दे पर सवाल और जवाब होंगे, और इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा के लिए, डिबेट के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे कराते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रामराजी शर्मा जी जुड़े हैं। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। हमारे साथ दिनेश अग्रवाल जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ ओंकार जी जुड़े हैं, प्रदेश प्रवक्ता एनएलडी के, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ अजय गुलिया जी, प्रदेश प्रवक्ता जेजेपी, किसी कारण से अभी नहीं जुड़ पाए हैं, जैसे जुड़ेंगे उनका भी पक्ष सुनेंगे, उनसे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कांग्रेस के इतिहास की। जब से कांग्रेस बनी है तब से कांग्रेस के अंदर धड़ेबाजी रही है। अब शुरुआत कर लेते हैं, कांग्रेस बनी कब? 1884 के अंदर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, उन्होंने एक भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम की संस्था बनाई, और 1 साल के बाद 1985 में दादा भाई नौरोजी की रिकमेंडेशन पे या उनके सुझाव पे भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया गया। अब जो सबसे पहला धड़ा बना वो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम का धड़ा बना, और उसके साथ साथ जो उस वक्त वायसराय थे डफरिन, हालांकि जितने वायसराय हैं वो अपने नाम के आगे लॉर्ड लगाते थे, मगर हम लॉर्ड बिल्कुल नहीं कहेंगे, हम उसको डफरिन ही कहेंगे। तो डफरिन और एलन ऑक्टेवियन ह्यूम का सबसे पहला कांग्रेस के अंदर धड़ा बना। उसके बाद जब कांग्रेस थोड़ी सी और आगे बढ़ती है तो कांग्रेस के अंदर एक गर्म दल हुआ, एक नरम दल धड़ा बना, गुट बना। गर्म दल के अंदर बाल, पाल और लाल 3 नेता हुए, और
जो नरम दल था उसके अंदर दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले वो नरम दल में हुए, और जो गरम दल में हुए वो विपिन चंद्रपाल हुए, लाला लाजपत राय हुए और बाल गंगाधर तिलक हुए। तो कांग्रेस जैसे चली उसमें फिर गुटबाजी हुई। और उससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो महात्मा गांधी, और एक बार तो महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के बीच भी मतभेद हो गए थे। जवाहरलाल नेहरू की शिकायत करनी पड़ी महात्मा गांधी जी को, उनके पिता मोतीलाल नेहरू को, जिसमें वो एक पत्र लिखते हैं शिकायत के तौर पे, और उस पत्र के अंदर ये लिखते हैं कि जवाहरलाल जो नेहरू हैं वो बहुत तेज जा रहे हैं, उनको धीमे चलना चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कांग्रेस के अंदर, तो फिर कांग्रेस के अंदर गुटबाजी फिर होती है, चाहे वो गुटबाजी जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल के गुट अलग अलग बने हो, या फिर मौलाना आजाद का गुट हो, या फिर सरदार पटेल का गुट हो। और उसके बाद फिर आजादी के बाद भी गुटबाजी रही। आजादी से पहले भी अगर गुटबाजी की बात की जाए तो एक गुटबाजी और है जो हमेशा चर्चा में रही है, वो है सुभाष चंद्र बोस जी और महात्मा गांधी जी के पक्ष के बीच में। सुभाष चंद्र बोस जी ने 1938 में जो कांग्रेस का अध्यक्ष का चुनाव था वो लड़ा, और सर्वसम्मति थे, खैर वो 1938 में बने, मगर 1939 में फिर चुनाव हुआ और गांधी जी का प्रत्याशी जो पट्टाभी सीतारामैया थे उनको चुनाव हराया सुभाष चंद्र बोस जी ने। मगर जो धड़ेबाजी कांग्रेस की थी, गुटबाजी थी, उस गुटबाजी ने जो सुभाष बाबू थे उनको काम नहीं करने दिया, और फिर 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी को कांग्रेस से रिजाइन करना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा। तो ये गुटबाजी आजादी से पहले की। आजादी के बाद की जो कांग्रेस है उसमें भी गुटबाजी खत्म नहीं हुई। सबसे पहली जो गुटबाजी हुई वो मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच में हुई। उसके बाद अगर और आगे बढ़ा जाए तो फिर 90 के दशक के आसपास सोनिया गांधी और पीवी नरसिम्हा राव के बीच में गुटबाजी हुई। और अगर राष्ट्रीय कांग्रेस को हम छोड़ दें, अगर राष्ट्रीय परिदृश्य में ना देखें, हरियाणा की बात की जाए तो ज्वाइंट पंजाब की अगर बात कर लेते हैं हम, ज्वाइंट पंजाब के अंदर दो धड़े कांग्रेस के अंदर ऑलरेडी थे। गोपीचंद भार्गव का धड़ा था और भीमसेन सच्चर का धड़ा था। उससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अगर हरियाणा की बात कर ली जाए तो चौधरी छोटूराम का और श्री राम शर्मा का भी धड़ा था। हालांकि चौधरी छोटूराम ने कांग्रेस को जल्दी छोड़ दिया था, फिर वो उन्होंने अपनी जमींदारा लीग या यूनियनिस्ट पार्टी उन्होंने अपनी बनाई, मगर धड़ेबाजी कांग्रेस में फिर बढ़ती रही। वो धड़ेबाजी फिर प्रोफेसर शेर सिंह और श्री राम शर्मा के बीच में रही। उसके बाद प्रोफेसर शेर सिंह और चौधरी बंसीलाल के बीच में रही। राव वीरेंद्र और पंडित भगवत दयाल शर्मा के बीच में भी धड़ेबाजी रही। फिर चौधरी भजनलाल और चौधरी बंसीलाल के बीच में धड़ेबाजी रही। उससे थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं तो फिर चौधरी देवीलाल हो या फिर राव वीरेंद्र सिंह हो या भगवत दयाल शर्मा हो, उनके बीच में भी जब तक चौधरी देवीलाल 1971 तक कांग्रेस में रहे तब तक धड़ेबाजी कांग्रेस के अंदर रही। वो भी एक धड़े के अंदर शामिल रहे, चाहे उनका बेशक अलग से खुद का धड़ा हो। उससे आगे बढ़ते हैं तो फिर चौधरी भजनलाल का जब उदय होता है तो चौधरी भजनलाल और चौधरी वीरेंद्र सिंह की धड़ेबाजी रही, गुटबाजी रही। फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का उदय होता है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी भजनलाल की धड़ेबाजी रही। फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी वीरेंद्र सिंह की गुटबाजी रही। और फिर अब की बात कर ली जाए तो फिर इतने धड़े कांग्रेस के अंदर, जितना मैंने इतिहास बताया उतने धड़े आज भी हैं, चाहे धड़ा वो शैलजा का गुट हो, रणदीप का गुट हो, चौधरी वीरेंद्र सिंह का गुट हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट हो। इतनी गुटबाजी का जिक्र मैंने कर दिया 1885 से लेकर और अब तक। अब सबसे पहले चलते हैं इसी सवाल को लेकर दिनेश अग्रवाल जी के पास। दिनेश जी, अब जो अनुशासन समिति आप लोगों की बनी है, जिस कांग्रेस का हाजमा इतने सालों से 140 साल से खराब हो, उसका हाजमा एकदम से कैसे ठीक हो पाएगा? सारे नेता क्या अनुशासन की पटरी पे लौट पाएंगे? क्या इसको चुनौती, बड़ी चुनौती माना जाए? और आपका इसमें क्या स्टैंड है, क्या कहना है, बताएं। आर्या जी, आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार और पैनल पर बैठे सभी साथियों को मेरा नमस्कार जी। बहुत बहुत नमस्कार। और देखिए, कोई भी न्यूज चैनल हो, एडिटोरियल उसका खुद का राइट होता है, वो अपना कोई भी एडिटोरियल बना सकता है।
आप किसी भी राजनीतिक दल को डिबेट के लिए बुलाते हैं तो वो आएगा भी, आपकी बात, आपके जो प्रश्न है उसका उत्तर भी देगा। परंतु आपने 141 साल की कांग्रेस का जो जिक्र किया लगातार, और उसके बाद आपने आज की वर्तमान परिस्थिति पे जिक्र किया, तो मैं दोनों का सिलसिलेवार उत्तर देना चाहूंगा। बिल्कुल। अगर 141 साल के कांग्रेस का अगर हम जिक्र करते हैं, आप पूरे देश में कोई परिवार उठा लीजिए, राजनीतिक दल को छोड़िए, एक परिवार उठा लीजिए जिस परिवार के 141 साल का इतिहास उठाएंगे, शायद दादा की पोते से नहीं बनी होगी, पोते की बाप से नहीं बनी होगी, बाप की चाचा से नहीं बनी होगी। आप चौधरी देवीलाल जी का परिवार उठा लीजिए, मैं उदाहरण दे रहा हूं आप, और उसी के साथ साथ, ये तो मैं व्यक्तिगत उदाहरण दिया, अब राजनीतिक दल का उठा लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की जो मदर है वो हिंदू महासभा थी, और हिंदू महासभा के माननीय, क्योंकि ये उनको वीर लगाते हैं, वो सावरकर जी जिन्होंने माफी मांगी जेल से बाहर निकलने के लिए, 60 रुपए महीना की तनख्वाह लेते थे अंग्रेजों से, वो सावरकर जी ऑन रिकॉर्ड है कि अंग्रेज उनको तनख्वाह देते थे 60 रुपए, और उस जमाने के 60 रुपए आज 60 लाख से ऊपर। वो व्यक्ति जो अंग्रेजों से तनख्वाह लेता था, हिंदू महासभा का सावरकर, वो भारतीय जनता पार्टी का जनक। उसके बाद वही हिंदू महासभा आरएसएस में कन्वर्ट हुई, और आरएसएस ने अपनी एक पॉलिटिकल विंग बना दी, उसके बाद उसका नाम जनसंघ रख दिया। जनसंघ के अंदर भी गुटबाजी हुई, और गुटबाजी होने के बाद उसमें से एलके आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी निकल गए और उन्होंने जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। उसके बाद वो जनता पार्टी छोड़ के जब बाहर आते हैं तो उसके बाद वो बना लेते हैं भारतीय जनता पार्टी, और उन्हीं की पार्टी की नेता जनता पार्टी की सुषमा स्वराज जी ने 1982 के अंदर हरियाणा के विधानसभा चुनाव में बकायदा राजनीतिक मंच से खड़े होकर ये कहा, जो जनता पार्टी की नेता थी, क्योंकि जनता पार्टी खत्म नहीं हुई थी, उसका डिफेक्शन हो गया था, उन्होंने कहा कि इन्होंने अपनी पार्टी का नाम रखा है भारतीय जनता पार्टी। तो बोली, जब कोई जहाज डूबता है पानी का, पानी के जहाज की जो तली होती है, तली के अंदर चूहे अपनी जगह बना लेते हैं, तो पानी सबसे पहले तली के अंदर घुसता है, तो सबसे ज्यादा परेशानी चूहों को होती है, वो निकल के बाहर आ जाते हैं। तो बोली, ये भारतीय जनता पार्टी वाले वो चूहे हैं कि जब जनता पार्टी का जहाज डूब रहा था तो ये उछल उछल के सबसे पहले बाहर आए। वो भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल 80 को बन गई। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी और एलके आडवाणी में आपस में शीत युद्ध चला कि कौन बड़ा नेता है। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बन गए, लाल कृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री इन वेटिंग, इंतजार करते रह गए। दोनों का युद्ध खत्म हुआ तो अमित शाह जी और मोदी जी ने कैप्चर कर लिया, और उन्होंने कह दिया कि भाई अब 75 साल से ऊपर की उम्र के जो लोग हैं वो मार्गदर्शक मंडल में चले जाएं। वो अलग बात है कि प्रधानमंत्री जिन्होंने ये एक पार्टी में डेकोरम बनाया, वो 75 साल की उम्र खत्म होने के बाद भी आज मेरा तक। सवाल पीछे छूट गया। मैं आपके सवाल पर आ रहा हूं। मैं ये बता रहा हूं कि जो 141 साल का आपने इतिहास बताया, तो 141 साल का इतिहास तो आपके परिवार का भी हो सकता है, मेरे परिवार का भी हो सकता है, किसी और के परिवार का भी, तो राजनीतिक आप नकारे। अब दूसरी बात पे हम आ रहे हैं, आर्या जी सुनिए। अब दूसरी बात, आपने कहा कि आज भी गुटबाजी है कांग्रेस में। मैं कह रहा हूं, आप मुझे ईमानदारी से बताइए कि राजस्थान के अंदर जब चुनाव होता है और एमएलए चुन के आते हैं, और दिल्ली से एक पर्ची जाती है और राजनाथ सिंह जी पर्ची रख देते हैं, वसुंधरा राजे के हाथ में पर्ची खोलते हैं तो भजन लाल शर्मा का नाम होता है। जबकि राजस्थान के विधायक चाहते थे कि वसुंधरा राजे सीएम बने। वही हाल मध्य प्रदेश में हुआ, वही हाल आपने देखा कि हरियाणा में हुआ, वही हाल दिल्ली में हुआ। दिल्ली के अंदर किस तरीके से वो अपने जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनके बेटे वो इंतजार करते रह गए, लेकिन रेखा गुप्ता जो पहली बार की एमएलए थी उसको सीएम बना दिया गया। तो मेरा कहने का मतलब ये, गुटबाजी की अगर बात करें, आज हरियाणा की गुटबाजी की पूछ लेते हैं हम, क्या अनिल विज और मनोहर लाल खट्टर के बीच में गुटबाजी नहीं थी? क्या आज अनिल विज और नायब सैनी के बीच में गुटबाजी नहीं है? क्या राव इंद्रजीत सिंह और राव नरबीर के बीच में गुटबाजी नहीं है? क्या भूपेंद्र यादव राव इंद्रजीत सिंह को नीचा दिखाने के लिए क्या यहां पर नहीं आते? जब जंगल सफारी का सर्वेक्षण होता है
उसमें सीएम आते हैं, मनोहर लाल खट्टर आते हैं, भूपेंद्र यादव आते हैं, परंतु यहाँ के जो स्थानीय सांसद है और केंद्रीय मंत्री है उनको आप बुलाते ही दिनेश जी, नहीं मेरा हो। सवाल ये था, मेरा सवाल ये था, आप गुटबाजी गिनाएंगे भाजपा की गुटबाजी भी है, ऐसा नहीं है कि भाजपा में गुटबाजी ना हो, मगर उनकी सर, सामने मैं- नहीं मैं- आती। एक मगर सेकंड, मैं अपनी बात आप अपनी खत्म- गुटबाजी से तो नकार नहीं सकते ना। सर मैं अपनी कांग्रेस पे की आ रहा हूं, गुटबाजी मैं आ हो रहा तो हूं। आप स्वीकार आ कर रहे हैं। सर सुन लीजिए, मैं आ रहा हूं। आप मोस्ट रिस्पेक्टफुल आप पत्रकार हैं और बहुत वरिष्ठ हैं, बहुत सीनियर हैं, हम आपका दिल से सम्मान करते हैं, परंतु विषय को क्लियर करना मेरी भी जिम्मेवारी है, मैं पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मैंने आपको एक बात तो ये बताने का प्रयास किया कि ये जो बातें हैं कि जो भाई किसकी किससे बनी, किसकी किससे नहीं बनी, ये परिवारों में भी होता है, पार्टियों में भी होता है। आप देख लो कोई सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन, वहां पर भी इस तरह की बातें होती है। परंतु मैं ये कह रहा हूं, गुटबाजी की जो बात है, आपने अभी एक शब्द बोला था, आपने कहा कि जब अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा हो गई तब अनुशासन समिति बनाई गई। परंतु राहुल जी आप याद कीजिए, हमारे जो हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष का चयन होना था, हमारे एलओपी का चयन होना था, जब तक आप प्रदेश अध्यक्ष का चयन नहीं कर लेंगे तब तक आप कमेटियों का गठन कैसे कर लेंगे प्रदेश की। पहले राव नरेंद्र सिंह जी को प्रदेश अध्यक्ष डेप्यूट किया गया, उसके बाद तो सारी समितियां बननी थी, तो अनुशासन समिति भी बनी। अनुशासन समिति के जो अध्यक्ष है उन्होंने अपना मैसेज देना था, वो उन्होंने दिया। पर मेरा कहना इस बात को लेकर है, किसी भी राजनीतिक दल में जाइए, कई बार क्या होता है नेताओं में और कार्यकर्ताओं में आपस में कुछ ना कुछ मनभेद होते हैं और वो हर दल में होते हैं। अब आप ये देखिए, हरियाणा विधानसभा के अंदर फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होके डॉक्टर अरविंद शर्मा राम कुमार गौतम को 10 किलो गोबर पिला गए, इसको क्या कहेंगे? ये फूट भी है, अनुशासनहीनता भी है। और बिल्कुल, ये सवाल मैं पूछूंगा रामराजी शर्मा जी से, जरूर पूछूंगा मैं ये सवाल। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, जहां तक प्रश्न है कांग्रेस का, अब धर्मपाल मलिक जी बने हैं, राव नरेंद्र जी बने हैं, तो प्रदेश अध्यक्ष अपनी सारी कमेटियों के साथ तालमेल बिठाएंगे और निश्चित तौर पर अगर हमारा कोई नेता, हमारा कोई कार्यकर्ता अगर पार्टी लाइन से बाहर जाता है तो उनको नोटिस भी दिया जाएगा। पर एक आश्वासन मैं आपको जरूर देकर जाना चाहूंगा राहुल जी। देखिए, एक नोटिस आपने देखा होगा हरियाणा की राजनीति के अंदर, मोहनलाल बडोली जी प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने एक कारण बताओ नोटिस दिया था अनिल विज जी को, और वो पूरे हरियाणा के अंदर चर्चा का विषय है कि अनिल विज जी ने मीडिया और पब्लिक के सामने उस नोटिस को ऐसे लेकर फाड़ा था और ये कहा था, लो मैंने इसको फाड़ दिया, कतरन मेरी जेब में है और घर जाके इनको जला दूंगा। और उसके सर सुनिए प्लीज, इसको कहते हैं अनुशासनहीनता। अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा इसको बोलते हैं। क्या आज तक मोहनलाल बडोली में हिम्मत है? क्या जेपी नड्डा में हिम्मत है? अमित शाह में हिम्मत है? नरेंद्र मोदी में हिम्मत है कि अनिल विज ने जो ये कृत्य किया कि प्रदेश अध्यक्ष के नोटिस को मीडिया के सामने फाड़ा और ये कहकर कि मैं इसको घर जाके जला दूंगा, आज तक कोई एक्शन नहीं है और किसी में हिम्मत नहीं कि अनिल विज के खिलाफ कोई एक्शन ले लें। इसे कहते हैं मैं जवाब ले लेता हूं दिनेश जी, मैं जवाब ले लेता हूं। रामराजी शर्मा जी, कांग्रेस का तो मैंने बता दिया और भाजपा की जो गुटबाजी है उसका जिक्र कांग्रेस के प्रवक्ता ने कर दिया। अब आपके पास क्या जवाब है, बताएं। देखो, सबसे पहले आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं हमारे देश की बेटियों को वर्ल्ड कप जीतने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देता हूं। उनके उज्जवल भविष्य, उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामना करता हूं। और हमारी छोरियों ने भी सिद्ध कर दिया कि वो छोरा थे कम नहीं है, हमारी बेटियों ने सिद्ध कर दिया कि वो हमारे बेटों से कम नहीं है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उनको बधाई दी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बधाई दी और उनका एक भव्य ऐतिहासिक स्वागत किया जाएगा। दूसरा, आपके चैनल के माध्यम से मैं हमारे हरियाणा में पेटवाड़ गांव में जन्मे, ग्रामीणांचल में आदरणीय सूर्यकांत शर्मा जी जो हरियाणा के पेटवाड़ गांव में जन्मे हैं और ग्रामीणांचल में उन्होंने पढ़ाई करी, वो भारत के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। हमारे प्रदेश की जनता की तरफ से मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। उनके उज्जवल भविष्य, उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु की कामना करता हूं। और जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस में तो जब से कांग्रेस की रचना हुई है तब से इनमें आपस में
ये लठम लठा हो रहे हैं। और फिर ये इन्होंने सिद्ध भी कर दिया है दलित विरोधी हैं। जैसे डिवाइड एंड रूल की नीति पर ये पार्टी चलती है। और जिस तरह से जिन्ना और कांग्रेस तो देखिए, नेहरू ये जी कांग्रेस आपस प्रवक्ता में की मैं दोस्त बड़ी थे। बात मानता हूं शर्मा जी, कांग्रेस प्रवक्ता ने ये जी। तो डिनाई किया ही नहीं, उन्होंने नकारा नहीं कि गुटबाजी नहीं है, मगर उन्होंने ये जरूर कहा है कि गुटबाजी इतनी बड़ी पार्टी है, इतनी लंबी पार्टी है, इतनी पुरानी पार्टी है, तो उसमें गुटबाजी हो जाती है। मगर उन्होंने आपकी गुटबाजी का भी जिक्र किया है। अनिल विज के उन्होंने जो संपत नोटिस सिंह दिया का- गया था मोहनलाल बड़ोली की तरफ से, उसको फाड़कर उन्होंने जेब में डाला। मैं उसकी बात पर भी आऊंगा। पहले ये अगर कोई झूठ बोलने में अवार्ड घोषित करा जा, ये इंटरनेशनल झूठी पार्टी भी है। ये उस अवार्ड को जरूर जीते। कांग्रेस पार्टी है वो इंटरनेशनल झूठी पार्टी भी है। इन्होंने संपत सिंह की चिट्ठी का जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं शैलजा बहन जी के कार्यक्रम में गया, मैंने क्या गलती कर दी थी, मेरे ऊपर इस बात के लिए डांट पड़ी। और मैं उनके चेले नारनौंद में अजय चौधरी के कार्यक्रम में चला गया, मैंने क्या गलती कर दी थी। और उन्होंने ये भी कहा कि ये इंटरनेशनल झूठी पार्टी है, कि ये पहले तो झूठ बोल के ज्वाइन करा लेते हैं, फिर उसको बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। उन्होंने ये भी कहा दलित विरोधी हैं, कि किस तरह से शैलजा बहन जी के खिलाफ जाति सूचकांक नारे लगे और किस तरह से उनको बेइज्जत किया गया। उन्होंने अशोक तंवर जी का भी जिक्र करा। और उधर से गुरनाम सिंह चटूनी ने कहा कि भाइयों, हमने तो बीजेपी के खिलाफ माहौल खड़ा करने में, कांग्रेस के पक्ष में माहौल खड़ा करने में, माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा उसको कैच नहीं कर पाए। इसका मतलब अनिल विज किसान को जो नेताओं नोटिस में दिया था, और उसमें इनमें क्या आपस कार्रवाई में हुई? कांग्रेस में आपस में शर्मा जी, सांठगांठ थी। अनिल विज को जो नोटिस दिया गया था प्रदेश अध्यक्ष की ओर से, उस पे क्या कार्रवाई हुई? देखो, वो क्या है कि वो अनुशासन समिति का काम है, अनुशासन समिति देख रही है उसको। अगर वो आप उन्होंने प्रवक्ता हैं, बाद में आप उन्होंने बताएं, नोटिस दिया था, अनुशासन उसके समिति बाद ने में क्या उन्होंने कार्रवाई की? नहीं उसके बाद में उन्होंने आपस में मिलकर अपना स्पष्टीकरण भी दे दिया था। वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं और सबसे वरिष्ठ विधायक भी हैं वो, और उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया था। उनको वो मैटर उनका क्लोज बयान हो शायद चुका है। आपको याद नहीं हो, उनका बयान शायद आपको याद नहीं हो, मैं बता देता हूं। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बारे में ये कहा था कि उड़न खटोले पे रहते, नीचे उतरते ही नहीं है। ये बयान था उनका। उन्होंने ये भी कहा था। उसके बाद में उन्होंने ये भी नायब सिंह सैनी जी के बारे में ये भी कहा था, भैया बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे युवा मुख्यमंत्री जी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और इनकी अगुवाई में हमारा प्रदेश बहुत आगे बढ़ रहा है। नहीं, हम जब तो जवाब ये मजबूत चाहते नेतृत्व हैं, हो, मैं आपसे जवाब ये चाहता हूं कि जो ये बयान दिया गया था कि उड़न खटोले पे रहते हैं, नीचे नहीं उतरते हैं, उस मामले में क्या अनुशासनहीनता है कि नहीं है? अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री को ये कहना कि जमीन पे नहीं उतरते हैं एक मंत्री के द्वारा, ये अनुशासनहीनता है कि नहीं है? नहीं, उसके बाद में मामला सॉर्ट आउट हो गया था। उन्होंने अपना स्पष्टीकरण भी दे दिया था, किस वे में कहा था, तो वो मैटर क्लोज हो गया था। हमारे जो प्रदेश प्रभारी हैं उनकी मीटिंग भी हो गई थी, और उन्होंने उसके बाद में ये भी कहा है कि भाई नायब सिंह सैनी जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री जी हैं, और उनकी अगुवाई में हमारा प्रदेश बहुत आगे बढ़ रहा है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से मजबूत नेतृत्व हमने केंद्र में मिला है और प्रदेश में मिला है। केंद्र में प्रदेश की देवतुल्य जनता जनार्दन के आशीर्वाद से तीसरी बार केंद्र में लगातार हमारी सरकार बनी, ऐसा पहली बार हुआ है। और बहुत ही मजबूत प्रधानमंत्री हमारे को मिले। राहुल जी, मुझे 5 मिनट दे दो। पड़ा हुआ है, उसमें इतनी देरी क्यों? क्या जी? जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी को, भाजपा को बनाना है, उसमें इतनी देरी क्यों? अगर गुटबाजी नहीं है, देखो ऐसा है, बड़ी पार्टी है, विश्व में सबसे बड़ा संगठन है हमारा, बड़ी पार्टी है। अब बिहार चुनाव आ गया है, बिहार चुनाव के बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी हो जाएगा। बड़े संगठन में समय लगता है। मैं राहुल जी, मुझे दे दो, मैंने जाना है 5 मिनट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं हमारा शर्मा जी, मैं आपके पास 28 लौटूंगा, मैं आपके पास लौटूंगा। ओंकार जी के पास चलते हैं सबसे पहले। ओंकार जी, आपने दोनों प्रवक्ताओं को सुना। आपकी पार्टी में अनुशासनहीनता की अगर कोई बात होती है तो आपकी तो पारिवारिक पार्टी है, किसी को भी नोटिस दे देते हैं, निकाल देते हैं, वहां पे अनुशासनहीनता है नहीं। मगर इसके साथ साथ मेरा सवाल आपसे ये है कि कल आपकी पार्टी के द्वारा पूरे जिला मुख्यालयों पर, पूरे प्रदेश के अंदर किसानों की फसल मुआवजे को लेकर प्रदर्शन किए गए, और सिरसा के अंदर आपकी पार्टी के एमएलए आदित्य देवीलाल ने एक बयान दिया जिसमें मुख्यमंत्री को लेकर वो कहते हैं
कि मुझे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री हमेशा हंसते रहते हैं, तो वो मुझे लगता है कि नशा करते हैं, नशे में धुत रहते हैं। उसका क्या जवाब देंगे आप? राहुल जी, जहां तक तो किसानों की समस्या के बारे में, आज तक फ्लड का पानी नहीं निकला, मुआवजा नहीं दिया बीजेपी सरकार ने। इंडियन नेशनल लोकदल में पूरे प्रदेश में हर एक जिला स्तर पर प्रदर्शन किया और राज्यपाल के नाम उपायुक्त महोदया को ज्ञापन दिया। एक बहुत ही सफल प्रोग्राम हुआ अपने आप में, और जनता ने देखा कि 37 विधायक वाली कांग्रेस चुप बैठी है और मात्र 2 विधायक वाली इंडियन नेशनल लोकदल सड़कों पर है किसान हित के लिए। अब आपने पूछा, आदित्य देवीलाल जी ने मुख्यमंत्री महोदया को बोला कि हमेशा हंसते रहते हैं, मुझे लगता है नशा करते हैं। देखिए, उनके मन में जो आया, उनको जो महसूस हुआ, वो उन्होंने कहा। अब इसका बेहतर जवाब तो आदित्य देवीलाल जी ही दे सकते हैं, लेकिन जिम्मेदार विधायक हैं, और जो उन्होंने जिम्मेदार विधायक है, बयान भी जिम्मेदार ही दिया है। उन्होंने कोई गलत बयान नहीं दिया होगा। उन्होंने अपने, क्योंकि वो ज्यादा नॉलेज रखते हैं, उनको इस चीज के बारे में कहीं ना कहीं पता होगा, और उन्होंने अगर मुख्यमंत्री महोदया के बारे में कहा तो इसके बारे में बेहतर तो वही जवाब दे सकते हैं। हाँ, आज मैं कांग्रेस और बीजेपी की फूट के बारे में जरूर बोलना चाहूंगा। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता की बात से सहमत हूं। इन्होंने कहा कि फूट को तो इन्होंने स्वीकार किया, और होता भी है, प्रत्येक पार्टी में होता है। आपने हमारी पार्टी की बात करी, हमारी पार्टी क्षेत्रीय दल है, हमने फूट का नतीजा भुगत रखा है। 2018 में 7 अक्टूबर का दिन हमारे को जिंदगी में भूल नहीं सकता, जिस दिन आया सीएम आया सीएम आया सीएम करके मात्र एक व्यक्ति ने हमारी पार्टी का बंटाधार कर दिया था। मैंने उसी दिन कहा था कि इस बार तो नहीं, सुनिए ना जी, ये आपसी फूट का ही तो नतीजा था कि हमारी एक सीट रह गई थी सिर्फ। हमने अनुशासनात्मक कार्रवाई तो करी, सैल्यूट करते हैं हम चौटाला साहब को, आज हमारे बीच में नहीं है, जिन्होंने अपने पोते के रिलेशन को न देखते हुए पार्टी में अनुशासनहीनता को अस्वीकार करके उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिया था। और ये दम क्या बीजेपी में है, क्या कांग्रेस में है? नहीं है। यही वजह कि कांग्रेस को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता छोड़ रहे हैं। पहले कुलदीप बिश्नोई ने छोड़ा, फिर किरण चौधरी ने छोड़ा, अब कल संपत सिंह जी ने छोड़ दिया। और मैं अपने भाई बीजेपी के प्रवक्ता रामराजी जी हैं, आपके पास ही वापसी आ रहे हैं। देखिए, ऐसे तो बहुत सारे हमारे हैं, बीजेपी में आधे से ज्यादा हमारे हैं, और 10 से ज्यादा एमएलए हमारे हैं। कांग्रेस में भी हमारे बहुत ज्यादा है, अशोक अरोड़ा जी हैं। ये सारे आएंगे, आप देखना, धीरे धीरे सारे आएंगे, क्योंकि अब भविष्य जो है ना इंडियन नेशनल लोकदल में ही दिखाई दे रहा है। हाँ, एक चीज मैं अपने भाई रामराजी शर्मा जी से, और भी ज्यादा है। हाँ जी, मैं फरीदाबाद से गिनवा दूंगा, मैं यमुनानगर से गिनवा दूंगा, मैं पानीपत से गिनवा दूंगा। देखिए, मैं वही तो बता रहा हूं। अभी तो 4 साल पड़े हैं विधानसभा के चुनाव में, अभी तो शुरुआत हुई है। आगे आगे आप देखिए क्या होता है, क्योंकि प्रदेश की जनता बीजेपी से दुखी है और कांग्रेस से भरोसा उठ चुका है। 2024 में कांग्रेस की सरकार बनाने का मन था जनता का। हाँ, बीजेपी के प्रवक्ता मेरे रामराजी भाई जी, इन्होंने 2 प्रश्नों का जवाब बिल्कुल गोलमोल दे दिया। आपने पूछा, अनिल विज को मोहनलाल बड़ोली जी ने नोटिस दिया था, उन्होंने पब्लिक डोमेन में नोटिस दिया था, और नोटिस को उन्होंने फाड़ के जेब में डाल दिया था। उसके बारे में क्या कार्रवाई करी? इन्होंने कहा जी आपसी सुलह होगी। भाई, पार्टियों में सुलह नहीं होती है, पब्लिक डोमेन में नोटिस जाता है तो पब्लिक डोमेन में है, और पब्लिक डोमेन में ही पता लगता है कि इस व्यक्ति के ऊपर क्या कार्रवाई हुई। दूसरा, अनिल विज के मन में एक ठीस तो हमेशा है, मैं 7 बार का विधायक हूं, मैं 7 बार का विधायक हूं। वो ये नहीं बताते कि उन 7 बार में से 2 बार वो आजाद लड़के जीते थे, 2 बार उन्होंने बीजेपी का विरोध करके जीते थे, ये नहीं बताते। लेकिन वो कहते हैं मैं 7 बार का विधायक हूं। उन्होंने मुख्यमंत्री महोदया को बोला कि उड़न खटोले से नीचे नहीं उतरते। बीजेपी के प्रवक्ता ये नहीं बता पाए कि उनके ऊपर क्या अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई। एक मुख्यमंत्री के बारे में इतनी बड़ी बात कह देना कि उड़न खटोले से नीचे नहीं उतरते। हाँ, रामराजी शर्मा जी जवाब देने के लायक नहीं मेरे ख्याल। उन्होंने क्या कहा कि आपसी सुलह होगी। भाई, ये क्या हुआ? पहले पब्लिक डोमेन में गाली दे दो, पब्लिक डोमेन में बेइज्जती कर दो, पब्लिक डोमेन में अपने प्रदेश अध्यक्ष को, अपने मुख्यमंत्री को गलत बात कह दो, और बाद में बंद कमरे में बैठ के सुलह हो जाए। ये पब्लिक नहीं मानती। पब्लिक ये जानना चाहती है कि मोहनलाल बड़ोली जी को
गलत बयान करने के लिए उनको जो नोटिस मिला था उसके बारे में अनिल विज के ऊपर क्या कार्रवाई हुई, और माननीय मुख्यमंत्री के बारे में जो उन्होंने गलत बयान किया था उसके बारे में उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई, ये आपको बताना चाहिए। हाँ, एक बात जरूर कहूंगा, कांग्रेस और बीजेपी इन दोनों में फुटबाजी भी है, गुटबाजी भी है, धड़े भी हैं। बीजेपी की गुटबाजी और फुटबाजी नजर नहीं आती क्योंकि इनका जो केंद्रीय नेतृत्व है वो आज मजबूत परिस्थिति में है। आप राहुल जी, मेरी शर्तिया बात है, ध्यान रखना, हल्का सा केंद्रीय नेतृत्व और इधर उधर हुआ ना, बिहार चुनाव के बाद नतीजे गलत हुए तो आप ये देख लें, इनकी गुटबाजी और फुटबाजी सबसे अव्वल दर्जे पे होगी। सबसे पहले इनकी पार्टी छोड़ छोड़ के भागेंगे, जिस तरह से इनके बीच में जा रहे हैं उससे दुगनी स्पीड से वापस आएंगे। न्यूटन का लॉ कि जिस स्पीड से चीज ऊपर जाती है उससे दुगनी स्पीड से वापस आती है, वो इनके पर, बीजेपी वालों के ऊपर 100% फिट होगा। कांग्रेस की जहां तक बात है, कांग्रेस में फुटबाजी और गुटबाजी अव्वल दर्जे की है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो केंद्रीय नेतृत्व है वो अच्छा नेतृत्व तो है लेकिन कुछ कमजोर परिस्थिति में है। केंद्रीय नेतृत्व भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर विश्वास नहीं व्यक्त करना चाहता था, जो मेरी राय है। अगर करना चाहता तो आज 1 साल के बाद उनको अगर विपक्ष का नेता बनाया गया तो पहले दिन बनाया जा सकता था, लेकिन उनकी कहीं जब नहीं चली तब उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही विपक्ष का नेता बनाया। हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूंगा, हमारा दल क्षेत्रीय दल है, हमारे दल में कोई गुटबाजी नहीं है, हमारे दल में कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो चौधरी अभय सिंह चौटाला जो एकमात्र नेता है। की अनुशासनहीनता करता है उसको जब चौटाला साहब थे तो चुटकियों में निकालते थे उसको। तो यही काम बीजेपी, राहुल जी, यही तो अनुशासन की बात है। अगर अनुशासनहीनता कोई भी करे, चाहे उनके पोते ने करी चाहे उनके बेटे ने करी, उन्होंने अनुशासनहीनता के खिलाफ कार्रवाई करी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने, स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने। अगर यही हिम्मत राहुल गांधी और मोहनलाल बडोली जी या मोदी जी में हो तो बीजेपी में जो आज सरेआम जो व्यक्ति कभी मनोहर लाल बडोली जी के और कभी नायब सैनी जी के बारे में बोलते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर पाते, ये तो ये बताएंगे। लेकिन मैं इतना जरूर बताना चाहूंगा, आपने मेरी बात बीच में काट दी, हमारा दल क्षेत्रीय दल जरूर है, हमारी व्यक्तिगत कोई प्रकाष्ठा नहीं है। मैंने तो प्रशंसा की है आपकी पार्टी। मैं इसी बात को पूरा करता हूं, प्रशंसा इसीलिए ना जी, हमारा दल क्षेत्रीय दल है। हमारा जो मेन उद्देश्य है वो जनता की भलाई, जनता के हित के कार्य करना, और जो अगर सत्ता के बाहर हो हम तो जनता के मुद्दे उठाना है। हमारा मुद्दा मुख्यमंत्री बनना नहीं है। मुख्यमंत्री के लिए चौधरी अभय सिंह चौटाला जो एक छत्र नेता है, उनकी बात को कोई ना काटता है ना ही कोई काटेगा। उसका कारण है क्योंकि हमारी व्यक्तिगत आकांक्षाएं नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी में व्यक्तिगत आकांक्षाएं हैं। जब भी कोई बात होती है, अनिल विज कहता है मैं सबसे मुख्य पुराना हूं, सबसे सीनियर हूं, ये नहीं बताते कि 2 बार वो बीजेपी से बाहर निकल के भी चुनाव लड़े हैं। वो 7 बार कहते हैं, वो ये नहीं कहते कि 2 बार बाहर 5 बार अंदर। और यही हाल कांग्रेस का है। कांग्रेस के भी नेता, उनके मन में ठीस है कि मैं सीनियर हूं, मैं मुख्यमंत्री का दावेदार हूं। यहीं से गुटबाजी शुरू होती है। और मैं इस बात को अपना प्लस पॉइंट मानता हूं कि इंडियन नेशनल लोकदल में ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे एक छत्र नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हैं, उनकी अगुवाई में हम सब प्रदेश के हित के लिए प्रत्येक कार्य करने के लिए तैयार है। जरूरी नहीं चुनाव जीते, चुनाव लड़े, ऐसा कुछ नहीं है। जिसको चौधरी अभय सिंह चौटाला जी कहेंगे वो चुनाव लड़ेगा, जिसको चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जो जिम्मेवारी लगाएंगे वो जिम्मेवारी वो निभाएगा, बखूबी निभाएगा। कांग्रेस और बीजेपी की तरह नहीं, हम किंतु परंतु करने वाले लोग नहीं है। हम प्रदेश के जनता के हित चाहते हैं, व्यक्तिगत हित नहीं चाहते। जैसा व्यक्तिगत हित अनिल विज चाहता है, जैसा व्यक्तिगत हित कांग्रेस के नेता चाहते हैं, ऐसे हमारे में कोई नेता नहीं है। हम इस बात का फख्र भी करते हैं। और आपको एक बात और कह के अपनी बात समाप्त करूंगा कि क्षेत्रीय दल जो भी होता है वो क्षेत्र के हितों की रक्षा पहले करना चाहता है, क्षेत्र की जनता की भलाई चाहता है। लेकिन राष्ट्रीय दल जैसे कांग्रेस और बीजेपी हैं, ये दल कई बार क्षेत्रीय हितों की बलि चढ़ा देते हैं दूसरे प्रदेश के लिए। जैसे SYL का मुद्दा है, जब कांग्रेस के लोग हरियाणा में बयान देते हैं तो कहते हैं कि हम हरियाणा के हिस्से का पानी लेकर रहेंगे, लेकिन जब पंजाब में जाते हैं, पंजाब में जाते हैं, एक मिनट, पंजाब में जाते हैं, पगड़ी बदले यार, पगड़ी बदले यार, क्यों नहीं करे आपने? बोलना
जितना आपकी मर्जी सरकार बोलना, थी, विश्व चौधरी गुरु के देवीलाल जी तो विश्व प्रधानमंत्री थे, जितना केंद्रीय मर्जी कृषि बोलना, मंत्री मेरी थे, बात पूरी हो लेने सरदार दो। प्रकाश सिंह जितना बादल मर्जी तो बदले बोलना, बदले आप जाते, ये तो जवाब गोली दे नहीं निकाली पाए उस कि टाइम अनिल में, विज के किसने खिलाफ क्या रोका था? कार्रवाई करी। क्या जवाब दिया किसने आपने? रोका था? आप इस बात का जवाब नहीं दे पाए कि किसने उड़न रोका खटोले था? में घूमने के लिए क्यों नहीं अनिल विज निकाला पर आपके क्या टाइम कार्रवाई में? हुई। आप बातों को आपके टाइम टालिए में ना, क्यों आज नहीं बात निकाला? अनुशासनहीनता की हो रही है। आज बात प्रकाश सिंह अनुशासन बादल की जी, हो रही है। सरदार जी तो पगड़ी अनुशासन के बदला ऊपर याद है बताए। चौधरी देवीलाल हाँ, जी हमारे के। पगड़ी बदल भाई है, तो आप क्यों जैसे नहीं निकाला? है। किसने रोका था आप आपके जैसे नहीं, टाइम हम में? धर्म निभाना जानते हैं, क्यों हम नहीं रिश्ता निभाना क्यों नहीं जानते निकाली? हैं, हमारे को अरे मालूम किसने है। रोका था? क्यों ऐसा नहीं जब निकाली? वो सरकार आपकी थी, बीजेपी केंद्र में थी, बीजेपी हरियाणा में थी और पंजाब में अकाली चौधरी दल के देवीलाल जी समर्थन उप से सरकार प्रधानमंत्री थी, थे, उप फिर प्रधानमंत्री, आपकी जिम्मेवारी उप बनती थी। प्रधानमंत्री थे, उप आप चौधरी प्रधानमंत्री। देवीलाल जी का क्यों नाम क्यों नहीं आप निकाला? जैसे झूठे लोगों के मुंह पे अच्छा भी नहीं लगता। आप जैसे झूठे लोग, उनका अरे नाम आप ना ही झूठ लो तो बोलो अच्छी चैनल बात के है। सामने। आप जैसे झूठे लोग आप झूठ सिर्फ बोल रहे हो। विश्व गुरु का डंका बजा सकते हो। आज डंका बज रहा है विश्व गुरु का। क्यों नहीं निकाला? डॉलर 90 रुपए से ऊपर क्यों नहीं पहुंच चुका है, निकाली? डंका तो बज रहा है SYL को आज। आप किसने रोका देखिए, था? छोटा छोटा देश नेपाल जैसा देश हमारे से आगे निकल चुका है, और आप झूठ बोल के जनता को गुमराह बात करके, कर रहे हो? झूठे आंकड़े आप दे बिल्कुल के आप बिल्कुल, जनता मैं को दिनेश जी गुमराह के पास करते हो। चलूंगा। चौधरी दिनेश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। दिनेश जी, राहुल जी, मेरे ओंकार को जी, इजाजत ओंकार जी, दीजिए। रामराजी शर्मा जी रुके एक बार। मैं दिनेश जी से बात करना चाहूंगा। दिनेश जी, आप उंगली मेरे उठा को रहे इजाजत हैं। है। बिल्कुल, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके साथ साथ मैं सवाल भी आपसे करना चाहूंगा, जवाब भी साथ साथ दे दें। जो ओंकार जी ने कहा कि हमारी पार्टी में अनुशासनहीनता खुद ओम प्रकाश चौटाला के पोतों ने की और उनको पार्टी से बाहर कर दिया। ये लिहाज नहीं किया गया कि खुद के पोते हैं। अनुशासन पहले था, पार्टी पहले थी, और जो बाकी पारिवारिक रिश्ते हैं वो बाद में थे। क्या कांग्रेस में इस तरीके का कोई एक्शन हो सकता है? क्या कांग्रेस ने कभी ऐसी कोशिश की कि इस तरीके की नजीर पेश की जाए जो इनेलो ने पेश की? राहुल जी, ओंकार जी बहुत वरिष्ठ हैं, बहुत सम्मानित हैं, और मैं कोई कटाक्ष नहीं करना चाहूंगा, पर एक बात मैं निश्चित तौर पे कहूंगा। जैसे मैंने कहा कि लंबा जब इतिहास होता है तो कुछ चीजें होती हैं, परंतु अब ओंकार जी इस बात को भूल जाते हैं। जब डिबेट होती है तब भारतीय जनता पार्टी इनेलो पर वार करती है, इनेलो भारतीय जनता पार्टी पर वार करती है। ये राजनीतिक वार है, परंतु 1977 से उठा लीजिए और आज तक 48 साल का इतिहास बताता है इनेलो और बीजेपी सदा साथ रहे। और रही बात इस बात की कि जो ओंकार जी कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में एक छत्र राज है, आप उनका शब्द सुनिए। आप, एक छत्र राज, इसका क्या मतलब होता है? क्या राजे रजवाड़ों का राज है? क्या सामंतशाही का राज है? क्या बताएंगे कि 1977 से लेकर आज तक आपकी पार्टी ने, जिसकी आप ठीक है, आप प्रवक्ता है पार्टी के, पार्टी का पक्ष रखने के लिए आप आए हैं और पार्टी की तारीफ करना आपकी जिम्मेवारी है, ड्यूटी आपकी। परंतु 77 से आज तक इन 48 सालों में क्या ओंकार जी ये बता पाएंगे कि उन्होंने देवीलाल परिवार के अलावा आज तक किसी सेकंड, एक नाम बता दें जिसको सीएम फेस डिक्लेयर किया हो 48 साल में? चौधरी देवीलाल, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला और रंजीत चौटाला में लड़ाई रही, उसके बाद हुकुम सिंह को भूल जाते हैं आप। चौटाला में लड़ाई रही, उसके दिनेश बाद जी, दुष्यंत चौटाला, हुकुम सिंह किसने बनाए थे? सर प्लीज सर, है सर, मैं कह रहा हूं क्या आज तक किसी को सीएम फेस डिक्लेयर किया आज तक? हाँ, ये बात जो कह रहे हैं कि ओम प्रकाश चौटाला जी ने बर्दाश्त नहीं किया, ओम प्रकाश चौटाला जी उस समय एक राजनीतिक घटनाक्रम कहूं उसको या क्या कहूं, उसके चलते उनकी परिस्थितियां कुछ अलग थी। मैं सभ्यता से डिबेट करना चाहता हूं, मैं असभ्य शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। उनकी परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि उस समय पार्टी की कमांड 100% अभय सिंह चौटाला के हाथ में थी, और अजय सिंह चौटाला जी ने बार बार कहा कि ओम प्रकाश चौटाला जी के ऊपर एक दबाव बना के हमें पार्टी से निष्कासित किया जा रहा है। और उन्होंने यहां तक कहा कि ठीक है, गलती हुई होगी दुष्यंत से और दिग्विजय से हुई होगी, मेरी क्या गलती है, मैं तो अंदर था, मैंने कौन सी अनुशासनहीनता की है, मुझे कौन सा किस बात का नोटिस मिला? और बताएं कि अजय सिंह चौटाला जी ने क्या अनुशासनहीनता की थी, किस चीज का नोटिस उनको दिया, क्यों उनको पार्टी से बाहर किया? अजय सिंह चौटाला जी का तो कहीं कोई कसूर था भी नहीं, लेकिन उनको नोटिस जाना, उनको पार्टी से बाहर करना, ये अनुशासनहीनता का मैटर नहीं था।
ये सत्ता पे कब्जा करने का मैटर था। और आज भी पार्टी के प्रवक्ता बार बार कहते हैं कि हमारे यहाँ एक छत्र राज है। और अभी बार बार बात आया चौधरी संपत सिंह जी की। देखिए, चौधरी संपत सिंह जी इनेलो के थे, इनेलो के बाद वो कांग्रेस में गए, कांग्रेस छोड़ के वो भाजपा में गए, भाजपा छोड़ के फिर कांग्रेस में आए, और अब कांग्रेस छोड़ के फिर वो इनेलो में जा रहे हैं। पांच बार पार्टी जो उन्होंने बदली, उनका लक्ष्य केवल एक है कि मुझे टिकट किस तरह मिले। अगर कांग्रेस में नहीं मिली दिनेश तो जी, बीजेपी में बिल्कुल जाओ, दिनेश जी, बीजेपी मैं में मैं नहीं एक हो बार तो कांग्रेस में आ जाओ। मैं एक बार ओंकार जी से जवाब चाहूंगा आपकी बात का। आपकी बिल्कुल तो खटिया ओंकार जी, खड़ी करके नहीं, वो जाते ओंकार जाते जी, बात खत्म कर लो, आपकी मैं तो बात पोल खत्म खोल कर के लो। पोल मैं जवाब ले लेता हूं, आपको फिर मौका दूंगा। मैं एक बार जवाब ले लेता हूं, मैं आपको मौका दूंगा, मैं आपको चांस दूंगा। मेरी बात ओंकार जी, ओंकार जी, मैं छेड़ना नहीं चाहता था इस बात को। रंजीत चौटाला और ओम प्रकाश चौटाला के बीच में जो गुटबाजी हुई थी, और जिस गुटबाजी का परिणाम भी इतना भयंकर हुआ, और उनको तो पार्टी से निकालने की बजाय, अगर मैं ऑफ रिकॉर्ड बात की जाए तो चौधरी देवीलाल खुद मिलवा के लाए थे राजीव गांधी जी से। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? किससे प्रश्न है आपका? मेरा आपसे प्रश्न है। मुझे दोबारा बताएं प्लीज। नहीं, ओंकार जी से मेरा सवाल है। ओंकार जी, एक सवाल जो उठाया दिनेश जी ने कि अजय चौटाला का क्या कसूर था, उनको पार्टी से निकाला गया, अनुशासनहीनता जो कि आपके लिहाज से, आपके हिसाब से वो दुष्यंत ने की होगी या दिग्विजय चौटाला ने की होगी? आपके हिसाब से हम नहीं कह सकते उस चीज को, क्योंकि दिग्विजय दुष्यंत ये बोलते हैं कि हमने कोई अनुशासनहीनता नहीं की। मगर अजय चौटाला ने कौन सी अनुशासनहीनता की? वो तो जेल में थे उस वक्त, तो उनको पार्टी से क्यों निकाला गया? एक सवाल। दूसरा सवाल ये है कि आपने क्षेत्रीय दल की बात भी की, आपने ये नज़ीर की बात भी की कि हमने नज़ीर पेश की कि हमने अपने जो ओम प्रकाश चौटाला थे उन्होंने अपने पोतों को निकाल दिया, उनके लिए अनुशासन पहले था, पार्टी बाद में, पार्टी पहले थी, अनुशासन पहले था और परिवार बाद में था। मगर मैं आपको वो दौर याद दिलाना चाहता हूं जब 1987 के अंदर चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री बने थे, और जो पार्टी थी, पार्टी के अंदर दो शक्ति के केंद्र थे, एक चौधरी रंजीत चौटाला, एक ओम प्रकाश चौटाला। तो वो भी तो गुटबाजी थी, और उस गुटबाजी से कितना हरियाणा का क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। जी बताएं। ओंकार जी, शायद ओंकार जी चले गए, डिस्कनेक्ट हो गए हैं। दूसरी डिबेट पर जाना था, शायद वो जा चुके। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं रामराज जी शर्मा जी के पास चलूंगा। आर्य जी मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगा आप। जी बताइए, बोलिए जी, कंप्लीट करें। मैं एक तो मेरे से बहुत सीनियर है उम्र के अंदर रामराजी शर्मा जी, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कृपया ध्यान से और धैर्य से सुन लें। देखिए, बार बार हर डिबेट में मैं एक बात सुनता हूं, और ये बार बार कहते हैं कि कांग्रेस झूठी पार्टी है, इंटरनेशनल झूठी पार्टी है, इंटरनेशनल रिवार्ड मिलेगा तो कांग्रेस को मिलेगा, झूठ बोल रहे हैं। बार बार इन चीजों का जिक्र करते हैं, परंतु मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आप एक चीज बताइए राहुल जी, झूठे आरोप कोई किसी पे लगा दो, लेकिन तथ्यों से बात करनी चाहिए हमेशा। क्या 2014 के चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी जी ने ये नहीं कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा? अगर वो 2 करोड़ नौकरियां मिलती तो 11.5 साल में 23 करोड़ नौकरियां मिलती, और हरियाणा प्रदेश की आबादी हिंदुस्तान में 2% है, तो कम से कम 40 लाख सरकारी नौकरियां केंद्र की हमारे हिस्से में भी आ। रामराजी शर्मा जी को फ्रेम में लो। अब सुनिए प्लीज, बोलिए बोलिए। चुनाव से पहले तो गारंटी कार्ड तक बांट दिए थे, बहनों को भी नहीं बख्शा। शर्मा जी बात सुने, शर्मा जी एक बार बात सुन लें। मेरे भाई आर्य साहब, ऐसे नहीं, मुझे बात कंप्लीट करने दो। उन्होंने कहा हर साल 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, उन्होंने कहा 2022 तक किसान की आय दुगनी होगी, उन्होंने कहा 100 स्मार्ट सिटी बनेंगे, उन्होंने कहा कि मैं देश के अंदर, उन्होंने ये नारा दिया बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, लेकिन 350 को सिलेंडर 1100 रुपए पहुंच गया, 58 फिर भी तीसरी बार बन रही है लगातार, लगातार तीसरी बार बनी है जनता के आशीर्वाद से। केंद्र में भी लगातार तीसरी बार सरकार बनी है, जनता के आशीर्वाद से बनी है। प्रदेश में भी लगातार तीसरी बार सरकार बनी है, जनता के आशीर्वाद से बनी है। जरा भी नैतिकता है ना, जरा भी नैतिकता है तो मेरे नैतिकता प्रश्नों आपके का अंदर जवाब सारे दे देना। झूठ बोलने लग रहे हैं। आप में जरा सी भी नैतिकता है तो मेरे प्रश्नों का जवाब दे देना, डिबेट को खराब मत करो। आपने कहा कि खराब कौन कर रहे हैं? कौन कर रहे हैं? आप में जरा भी नैतिकता है ना, तो आप मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिए। अब झूठ का देख रहे हो,
जनता सुन सारे रही झूठ है, बोल रहे हैं। जनता समझ रही है आपके वाह 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 प्रश्नों जमाते के हैं, जवाब बहनों नहीं के है। खाते में 1 लाख इसलिए आएंगे, आप 8,500 रुपए डिबेट महीना को आएंगे, खराब करना चाहते हैं। फटाफट फटाफट अरे फटाफट। आप डिबेट खराब झूठे मत गारंटी कीजिए। कार्ड तक बहनों को दे सुन दिए थे, लीजिए मेरे प्रश्न। झूठे गारंटी कार्ड मेरे तक है। रामराज बताना और शर्मा बात है, जी, क्यों नहीं बता रहा बात है? अरे जी, बताना अगर क्यों ये नहीं डिबेट बताया? मैं यहीं खत्म कर रहा हूँ। मैं इस तरीके से शर्मा जी बदतमीजी शर्मा जी करूंगा, उनकी मैं बात भागेगा। शर्मा जी मेरे उनकी को बात बताना पूरी तो होने भागेगा, दीजिए। मैं नहीं कर शर्मा सकता। जी जब आपका नंबर आए तो आप बोले, उनकी बात पूरी होने दीजिए। नहीं भागेगा, मेरे मेरा को बताइए कहना इस भागेगा। बात को लेकर है। अब इन्हें रोकिए, प्लीज प्लीज रोकिए। मैं कह रहा हूं जो 2014 में वायदे किए थे, ओम प्रकाश धनखड़ आपको याद होगा, कुर्ता उतार के अर्धनग्न होकर घूमते थे हरियाणा में, अर्धनग्न, और कहते थे जिस दिन मोदी जी की सरकार होगी पहली क्रम से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होगी। आज 11 साढ़े 11 साल हो गए, मेरे क्या भाई लागू सुन तो हुई? ले दे, क्या किसान को एमएसपी की दूसरे गारंटी को भी मिली? तो बोलने दे। क्या किसानों पे दर्ज मुकदमे वापिस हुए? मैं ये पूछना चाहता हूं कि वो मोदी जी ये सारी जो झूठ ये बोल रहे कहते हैं। हैं कि मैं विश्व गुरु, नहीं बीच में नहीं, आर्य जी रोको इनको। जो मोदी जी कहते हैं कि मैं विश्व गुरु हूं, आर्य जी प्लीज, मैं डिबेट छोड़ के जा रहा हूं, ऐसे नहीं करूंगा मैं। भागेगा डर के मारे। दिनेश जी नहीं, मेरा सुन आपसे एक लीजिए, सवाल मेरी और बात है। सुनिए। दूसरे सर, सुनने प्लीज, की दिनेश जी प्लीज, मैं एक सवाल और प्लीज, कर लेता हूं आपसे। मुझे आधा मेरा मिनट। सवाल, शर्मा जी आप रुके, शर्मा जी आप रुके। दिनेश जी अभी 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 मोदी अभी जी ने संपत, लोकसभा चुनाव, दिनेश जी मेरा सवाल ले लें एक बार, मेरा सवाल सुन लें। अभी अभी संपत सिंह जी ने कांग्रेस छोड़ी है और 4 मशहूर सी लाइनें हैं कि अभी और जाम टूटेंगे शराब खाने में, मौसम के आने में, मौसम के जाने में, और फाख्ता की मजबूरी है कह भी नहीं सकती, कौन सांप रखता है उसके आशियाने में। कांग्रेस में तो ये दिक्कत है कि कौन किसको चुनाव हरा रहा है ये भी नहीं पता लगता, और कोई किसी का नाम खुल के ये नहीं ले सकता कि उसने मुझे चुनाव हरा दिया। कांग्रेस को चुनाव हराती है। आपने 2024 के चुनाव के अंदर, विधानसभा के अंदर सारा उदाहरण आपके सामने पेश है, और अभी ये नहीं पता कि कौन कौन जाएंगे। जी जी, बताएं। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा। सबसे पहले मैंने बताया कि चौधरी संपत सिंह जी इनेलो से कांग्रेस में गए, कांग्रेस से बीजेपी में गए, बीजेपी से फिर कांग्रेस में गए, कांग्रेस से फिर इनेलो में गए। जो व्यक्ति वो सारी केवल एक चीजें, विधानसभा की वो टिकट जो ये लेने के लिए 4 पेज का जो रेजिग्नेशन है उसके अंदर वो सारी सर, चीजें लिखी, आप नकार सर, नहीं आपने सकते इन कह दिया, चीजों आप को। सुन लीजिए सर, प्लीज 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 सुनिए सर। आप एक बात बताइए, राजनीति में जब कोई आदमी पाला बदलता है, ये तो आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं सर, आप तो बहुत लंबे टाइम से जर्नलिज्म में, बहुत लंबे टाइम से आपने खूब देखा है। जो आदमी पाला बदलता है उस दिन वो कहता है कि मेरा दम घुट रहा था, मैं घुटन महसूस कर रहा था। हर आदमी की एक स्टेटमेंट आती है। आप पिछले इतिहास उठा लीजिए। इतना लंबा रेजिग्नेशन मैंने बहुत कम नेताओं का देखा है, इतना लंबा रेजिग्नेशन। सर मैं क्या कह रहा हूं, आप सुन तो लीजिए ना। मैं कह रहा हूं कि जिस समय वो पार्टी छोड़ता है कोई भी नेता, तो कहता है मेरा दम घुट रहा था। अरे तुम जब मलाई खा रहा था, कोई भी नेता, मैं हर एक की बात कर रहा हूं, पार्टी जब कोई छोड़ता है तो कोई ना कोई आरोप तो लगाएगा ना। लेकिन मैं ये पूछता हूं कि अगर कांग्रेस में वो पहले गए, आप सुनिए, कांग्रेस आपको अगर सूट नहीं करी थी तो आप बीजेपी में चले गए, कोई बात नहीं। आप इनेलो से कांग्रेस में आए, इनेलो सूट नहीं करी, कांग्रेस में आ गए, कांग्रेस भी सूट नहीं करी आपको, बीजेपी में चले गए, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। परंतु आप बीजेपी के बाद वापस कांग्रेस में गए, इसका क्या मतलब था? अगर सूट नहीं कर रही थी और आपने छोड़ दी थी तो फिर दोबारा क्यों गए उसमें? राष्ट्रीय महामंत्री से मिलवा आप लोगों ने उसको, राष्ट्रीय महामंत्री से, और राष्ट्रीय महामंत्री ने झूठ बोला, उन्होंने बताया ये बात है, उन्होंने बताया ये बात है, राष्ट्रीय महामंत्री तक झूठे। जो बार बार एक पार्टी को छोड़ रहा है फिर उसमें आ रहा है, उसमें क्या यकीन करें? और रही बात इस बात की, जो बात आती है, डॉक्टर अशोक तंवर का नाम लेते हैं। अशोक तंवर जी को जब ये लगा कि मैंने बीजेपी में जाके गलती कर दी तो वापिस आ गए ना कांग्रेस में। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी को लगा कि मैंने बीजेपी में जाके गलती कर दी तो वापिस आ गए कांग्रेस में। और 3 नेता और बताता हूं अभी मैं आपको। अब किरण चौधरी जी खुद ये कहती हैं कि मेरी बेटी तो चाय और बिस्किट की मंत्री है, काम तो कर ही नहीं सकती, काम होते ही नहीं। जब मैं मिनिस्टर थी तब लोगों के काम होते थे। अब राव इंद्रजीत सिंह जी जो गए थे उनका देख लो, उनको उन्हीं के इलाके में बीजेपी नहीं पूछ रही। जंगल सफारी का सर्वेक्षण होता है तो भूपेंद्र यादव आ जाता है, नायब सिंह सैनी और मनोहर लाल खट्टर आ जाता है।
राव इंद्रजीत को नहीं पूछते। जब मेट्रो बहुत का बड़े भूमि सीनियर पूजन नेता होता हैं है हमारे। तो भी राव इंद्रजीत सिंह को नहीं पूछते। उनकी बेटी अगर एक भोज रख लेती है अपने लोगों का तो उससे भी इनके पेट में दर्द मच जाता है। अगले दिन पेट वो में दर्द तो आप लोगों मुख्यमंत्री को है, अपनी मंत्री है, घरवाली को मंत्री। लेकर पहुंच अब जाते जवाब हैं। ले लेते हैं। बेटी दिनेश मंत्री जी, है, मंत्री। रामराजी शर्मा जी से जवाब ले आज लेता हूं। कुलदीप दिनेश की जी, हालत है। दिनेश जी, रामराजी शर्मा जी, देखिए पहले जब आपसे सवाल पूछा गया कि गुटबाजी को लेकर, जिस तरीके से ओंकार जी ने बताया कि हमारी पार्टी के अंदर तो अनुशासन पहले है और परिवार बाद में है, और उन्होंने कहा कि हमने तो नज़ीर पेश की है, और आपने वो जो गोलमोल जवाब दिया, जो सवाल ये था कि अनिल विज को जो नोटिस दिया गया था उस पर क्या कार्रवाई हुई, उन्होंने तो सरेआम मुख्यमंत्री के खिलाफ बयान दिया, मंत्री होते हुए मुख्यमंत्री के खिलाफ बयान दिया, और कांग्रेस के प्रवक्ता भी उसी चीज़ को कह रहे हैं। उसका जवाब क्या है? जवाब तो दे दीजिए। देखो, मैंने आपको बताया, अनिल विज जी हमारे बहुत ही सीनियर मंत्री हैं और बहुत ही सीनियर नेता हैं, और जब पार्टी ने उनसे जवाब मांगा तो उन्होंने जवाब दिया, तो पार्टी जवाब उनके को तो जवाब से उन्होंने संतुष्ट हुई, फाड़ के जेब में डाल लिया। मैटर क्लोज हो गया। जवाब को, कई जो चीजें नोटिस आपने दिया था, उन्होंने ये कहा कि फाड़ के जेब में डाल लिया, घर जाके जला दूंगा ऐसी चिट्ठियों को। ऐसा कई चीजें शायद ऐसा कुछ होती कहा हैं जो था। सार्वजनिक नहीं हो सकती। पार्टी का अनुशासन समिति का मामला है, अनुशासन समिति का और उनके बीच का मामला है, तो वो संतुष्ट होगी, पार्टी संतुष्ट होगी तो मैटर क्लोज हो गया। और दूसरा, मैं इनकी बात का जवाब दे रहा हूं। जैसे ये कह रहे हैं, इन हमारे ऊपर आरोप लगा रहे थे आदरणीय विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री, उनके बारे में, जिनकी अगुवाई में हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है, रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने जा रहे हैं। चलिए एक जवाब और दे दीजिए, एक जवाब और दे दीजिए रामराजी शर्मा जी, एक जवाब और दे दीजिए, एक जवाब और दे दीजिए शर्मा जी, एक जवाब ये दे दीजिए कि जब विधानसभा के अंदर आपके जो कैबिनेट मंत्री है अरविंद शर्मा, उन्होंने आपकी पार्टी के विधायक रामकुमार गौतम को गोबर ही पिला दिया, उसमें भी कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई नोटिस भी नहीं गया। देखो, ऐसा था ना, वो मैटर क्लोज हो चुका है, वो आपसदारी की क्लोज बात कैसे थी, हुआ? दोनों आपस में, दोनों जब कांग्रेस की दोनों गुटबाजी आपस की में बात मित्र होती हैं, है, किसी और की गुटबाजी की बात होती है। नमस्कार, मैं हूं राहुल आर्य, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा हरियाणा, और दैनिक सवेरा हरियाणा के डिबेट